अभी हम देख रहे हैं कौन सा पीडीएफ देख रहे हैं, स्टेट एचडीएमपी बिहार, ठीक है ना। इसमें हम ये डिजास्टर प्रिवेंशन देख चुके हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स आज देखना है, फिर एक बिल्ड बैक बेटर है वो देखेंगे, फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शॉर्टकट में देखना होता है। इसका इस सेक्शन 5 तक ये चैप्टर जो ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, डिजास्टर रिस्पॉन्स देखना है। डिजास्टर प्रिवेंशन मटेरियल 70 ये पीडीएफ सेल्फ स्टडी के लिए भी है, वो खुद से पढ़ना, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी देख लेते, चलो ये चैप्टर थोड़ा बढ़िया है, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 5 है। हेलो साउंड आ रहा है, हेलो हेलो यस हेलो। सर, आ रहा है। डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन में बिहार के स्टूडेंट हैं, तो डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन हमारा डिपेंड करता है सिंस द हजार्ड प्रोनेस ऑफ एन एरिया इज वेल नोन द की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स टू बी कॉमनली कौन कौन सा काइंड एंड फॉर्म ऑफ किस तरह का हजार्ड है, क्या इफेक्ट होता है हजार्ड से, किस तरह का प्रिवेंशन मेजर लेना है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कौन सा स्ट्रेटेजी फैक्टर्स है, कौन सा फैक्टर्स एसिस्ट करते हैं। फैक्टर्स एसिस्ट में हमारा बहुत तरह हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है, फैक्टर्स एट रिस्क टू बी कंसीडर वाइल स्ट्रेटेजाइजिंग प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब क्या होता है, किसी भी इफेक्ट को कम करना, ठीक है। पॉपुलेशन हो सकता है, हैबिटेशन, कल्टीवेशन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड पोजीशन, मतलब किसी का बिल्डिंग है तो कोई भी अगर हजार आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन एंड पोजीशन उसका ओनरशिप राइट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। द काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ हजार, तो इसमें हम जस्ट जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है ना। अर्थक्वेक में हमारा क्या बोलता है, अर्थक्वेक में बोल रहा है क्या कि किस तरह से मिटिगेशन कर सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, ठीक है ना, एंड इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल। तो फिजिकल डैमेज जो रहता है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, देखो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन मेजर्स में क्या बोल रहा है चाहते हैं, सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल मेजर्स हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल वेल टेस्टिंग, सॉइल का टेस्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि सॉइल का कंसोलिडेशन करते हैं, वाटर का रिमूवल करते हैं, उसका सीआर स्ट्रीम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन करते हैं, तो उसका जो वेल टेस्टेड सॉइल पे हमारा बिल्डिंग बनना चाहिए, ठीक है, लूज सॉइल पे नहीं बनाना है हमें। adapting to suitable changes in design, retrofitting in old structures so that short, retrofitting किसको कहते हैं कि जितना भी हमारा जैसे कि ओल्ड बिल्डिंग्स में क्या होता है कि उसको रिनोवेट करना, ठीक है ना। क्योंकि जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या करता है कि जॉइंट्स को मेनली क्रैक करना चाहेगा, ठीक है। ओल्ड बीम्स है चाहे ये, उसको रिनोवेट करना, उसमें अगर कोई पोर्शन अगर डिस्ट्रॉय हो गया, किसी भी हाउस का कोई अगर रूफ डिस्ट्रॉय हो तो उसको तोड़ के फिर से बनाना, इस तरह का could be externally strengthened to a considerable extent with a stand convolution और earthquake। अब नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स कर सकता है कि पॉलिसीज बना सकते हैं, गाइडलाइंस बना सकते हैं, ठीक है।
नॉन मेजर्स में बोल रहा है पॉलिसी डिसीजंस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स with due approval from the specified authorities to be taken. Second point क्या बोल रहा है guidelines for both earthquake resistant construction as well as for retrofitting devices. कौन कौन सा गाइडलाइन फॉर्मुलेटेड विद अर्थ, जैसे कि हमारा बिल्डिंग अर्थक्वेक का हमारा कौन सा कोड है, अर्थक्वेक का शायद 1035 करके है वो कोड, आईएस कोड है, ठीक है। तो आईएस कोड के द्वारा हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अब मिटिगेशन स्ट्रेटेजी कह रहा है कि वो तो हमारे ऊपर में क्या पड़े, कौन कौन सा हमारा प्रिवेंशन है, मिटिगेशन प्रिवेंशन हम क्या 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 प्रिवेंट कर सकते हैं मिटिगेशन में, कैसे मिटिगेट करना है, इफेक्ट को कम करना है। द स्ट्रेटेजी फॉर मिटिगेशन फॉर द टिपिकल अर्थक्वेक इन्वॉल्व, पहले तो ट्रेनिंग ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच एम। ए बी सी डी ई एफ जी का ए से हमारा आर्किटेक्ट हो गया, बी से बिल्डर हो गया, सी से कॉन्ट्रैक्ट, डी से डिजाइनर हो गया, इंजीनियर्स, फाइनेंशियर्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड मेजर्स। ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक हमारा टोटल जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाला मजदूर है, चाहे इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, बिल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो कि और फिर उसके बाद डिजाइनर्स है, ठीक है। ए से लेके एम तक इसमें इसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कर रहा है अवेयरनेस जनरेशन अमंग द हाउस होल्ड ओनर्स, ठीक है ना, हाउस होल्ड फिटिंग्स के लिए एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउसेस डोंट इंटेंड टू परचेस। कोई अगर घर खरीद रहा है तो उसमें अवेयरनेस इतना रहना चाहिए कि घर अगर अपार्टमेंट को खरीद रहा है तो उसमें अवेयरनेस रहना चाहिए कि अगर ये फ्यूचर में अगर भूकंप आता है तो भूकंप रोधी ये बिल्डिंग है कि नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेटिंग अबाउट द एरिया वाइज, ओके। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन हम तो देख चुके हैं, बिहार का जो नक्शा बना हुआ है तो वहाँ पे हम देखे थे ना, दो दो हम देखे थे, इंटरमीडिएट था फिर एक मीन था। उसमें हम नक्शा में पिछले क्लास में देखे थे, उसमें फॉल्ट लाइन्स हमारा बनता है, ठीक है। मेजर फॉल्ट लाइन्स है हमारा कहाँ कहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे हमको करना है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेटिंग अबाउट द एरिया वाइज नेचर ऑफ द सॉइल, kind of construction information appropriate in the area, certification about the household flat pipe। ओके ये सब मिला तो अवेयरनेस होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्किटेक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करना, हमें स्किल लेबर्स रखना है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल बिल्डिंग बायलॉज इन अर्बन एंड इन्फोर्समेंट देयर ऑफ, ठीक है। अब फैक्टर्स एट रिस्क, कौन कौन सा फैक्टर हमारे रिस्क है, तो हमारा जो है फ्रॉम मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू 15.12% of the total area of Bihar is in zone 5, which denotes the most severely threatened area and from the earthquake. 63.7% of total area of the Bihar is in zone 4 and 21.1% in zone 3। ये था फैक्टर सेट रिस्क में हम क्या देखें, देखो फैक्टर सेट रिस्क में हम देखें कि सबसे पहले कि कौन कौन सा फैक्टर रिस्क है। तो बिहार का लगभग 15% एरिया जो है जोन 5 में आता है, तो एक रिस्क फैक्टर में है। यहाँ पे जो घर बनाएगा उसको खतरा रहेगा भूकंप से। फ्यूचर में अगर हुआ अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे जैसे किसी भी बिल्डिंग का लाइफ लाइफ कितना होता है, 50 ईयर्स होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम वो इस तरह से डिजाइन करना है कि 50 ईयर्स तक हमारा बिल्डिंग जो सस्टेन कर ले, ठीक है। और क्या बोल रहा है, okay, the next priority on the priority list should be multi-story and high-rise buildings in the urban areas. It has to be done with a certain amount of pressure in the form of compulsions and penalties। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है वहाँ पे पेनल्टीज लगाना पड़ेगा अगर वो बिल्डिंग बायलॉस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। पावर जनरेशन प्लांट है, पावर प्लांट है, ये देख लो, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, पावर प्लांट्स होता है द पावर जनरेशन इलेक्ट्रिक सप्लाई में बी मर्जर बट दे आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अर्थक्वेक रेजिलिएंट, ठीक है। पावर जनरेशन प्लांट हो गया जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, जैसे पावर जनरेशन प्लांट हो गया। पावर जनरेशन प्लांट में जैसे कि हम कहीं भी थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन जो देखना है हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज का भी इफेक्ट पड़ता है अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक डैमेज कर सकता है।
In the severely earthquake-prone areas, we have 29 sugar mills, 1 refinery, 1 fertilizer plant, and 3 dairy plants, and there are 90% of the large, medium, and small micro enterprises located. ठीक है ना? इस तरह से देखो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर चुके हैं सीवियरली अर्थक्वेक जोन में, सीवियरली अर्थक्वेक जोन में हमारे पास इंडस्ट्री, ये सब चीज खतरा में फ्यूचर में बना रहेगा। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बाढ़ में हो गया, एनटीपीसी कहलगांव में, ठीक है, आईबीपी कॉर्पोरेशन बरौनी, ये देख लो, ये सब ये जो इंडस्ट्रीज है हमारा सीवियरली अर्थक्वेक रीजन में ये लोकेटेड है। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं। चलो ये तो कुछ नहीं। प्री डिजास्टर पीरियड में, प्री डिजास्टर में क्या कर सकते हैं, जितना भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, चाहे सेफ सेफ पैसेज हो गया, वहाँ पे प्रोवाइड करना है प्री डिजास्टर से पहले। अब फ्लड्स देख लेते हैं। फ्लड में हमारा क्या है कि फ्लड को रोकने के लिए सबसे पहले तो एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा, बराज बनाया जाएगा, वियर बनाया। तो फ्लड को रोकने के लिए हम यही कर सकते हैं सबसे पहले। फ्लड आर टेम्पोररी इनंडेशन ऑफ द लैंड। इनंडेशन मतलब होता है कि डूबना, लैंड डूब गया, इनंडेट कर गया। फ्लड आर टेम्पोररी इनंडेशन ऑफ लैंड विद वाटर कॉज्ड बाय द रेन्स, ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर, डिस्चार्जेस रिलीज फ्रॉम लार्ज रिजर्वायर। साइक्लोन के द्वारा फ्लड आता है, सुनामी हो गया, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड सी स्टार्स। ठीक है, फ्लड तो इट हैज कम ग्रेजुअली एंड टेक आवर्स एंड डेज। देखो बाढ़ का पानी निकलने में क्या होता है, बहुत दिन लग जाता है टू रिसीड एंड मे इवन हैव और मे इवन हैपन सडनली ड्यू टू द हैवी रेन, ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, बिहार में फ्लड क्यों आता है, फ्लड क्यों आता है बिहार में, फ्लड इसलिए आता है क्योंकि मेजर कॉज ऑफ फ्लड है ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स का ड्यू टू एक्सेसिव रेन्स इन इट्स कैचमेंट। कैचमेंट किसको कहते हो, मान लो कैचमेंट किसको कहा जाता है, जैसे कि ये एक एरिया है, लोकेटेड एरिया, ठीक है, इसमें एक नदी बह रही है। ठीक है, इस नदी में अगर मान लो कि बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है तो ये पूरा एरिया में बारिश हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सब बारिश का पानी क्या होगा कि फ्लो करके इस नदी को रीच करना चाहेगा। ठीक है ना, इस नदी पे आना चाहेगा। ठीक है, स्लोप, क्योंकि वाटर जो हमेशा स्लोपिंग ग्राउंड पे बहता है, तो ये जो है इस नदी का ये कैचमेंट एरिया होगा। इतना एरिया से ये पानी जो कैच कर रहा है। ठीक है, पानी जो है कितना एरिया से कैच कर रहा है, ये पूरे जो रेड एरिया है उसका वो कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, ये जनरली हम डिपेंड करता है कि कौन सी नदी के लिए कौन सा कैचमेंट एरिया है। जिस नदी को अपना गंगा नदी अगर पटना से बह के जा रही है, तो पटना भी एक तरह से इसका कैचमेंट एरिया होगा, पटना से जो पानी निकलेगा वो नदी में डिस्चार्ज होता है। ये पढ़ो, एक्सेसिव रेन्स इन द स्टेट कैन नॉट control, nor it can control the excessive discharge because the rivers are crossing the states, ठीक है, are flowing down beyond the borders from the Nepal। अब नेपाल से पानी आ रहा है, उत्तराखंड से पानी आ रहा है, इसको हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते। द स्टेट हाउएवर कैन कंट्रोल एक्सेसिव इरोजन, सिल्टेशन एंड ब्रीच एम्बैंकमेंट्स। है ना, अब राज्य सरकार क्या कर सकता है, राज्य सरकार पानी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है कि इरोजन हो गया, बाढ़ के कारण जो हमारा सॉइल इरोजन होता है, चाहे सिल्टेशन होता है, सिल्टेशन के कारण क्या होता है कि वियर और ब्राजिस पे प्रेशर हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वाटर लेवल सिल्ट के कारण क्या होता है, जैसे कि कोई अगर सिल्ट जम रहा है किसी भी लोकेशन में, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये हमारा ये थी, ये बराज है, ठीक है, इस तरह से, तो अगर सॉरी ये देखो, जैसे कि अगर ये फ्लोइंग फ्लोइंग रिवर्स था, ठीक है, फ्लोइंग रिवर्स है, फ्लोइंग रिवर्स था, तो यहाँ पे बराज लगाए हुए हैं, बराज क्या करता है कि पानी को रोक के रखता है। ठीक है, टेम्पोरली यहाँ पे क्या करता है कि ये फ्लोइंग रिवर तो अपने साथ सिल्ट लाएगा, तो सिल्ट के कारण क्या होगा कि यहाँ पे सिल्ट जम गया। ठीक है, सिल्ट जम गया, ठीक है, यहाँ पे भी सिल्ट जम सकता है ये, उसके कारण क्या होता है कि वाटर लेवल राइज करता है। ठीक है, तो वाटर लेवल जब राइज करेगा तो क्या करेगा कि मान लो कि ये वाटर लेवल इसका राइज कर गया, यहाँ से हो गया, कहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये पानी क्या करना चाहेगा, ये पानी अगर जब वाटर लेवल राइज करेगा हमारा, तो ये पानी शहर की ओर मूव करना चाहेगा, है ना। पानी अगर ऊपर की ओर राइज करेगा, जमीन से ऊपर की ओर, तो शहर की ओर मूव करेगा, इसका मतलब डूबना डूबने की वो
रेडीमेड होने मार्कर में क्या पढ़ रहे हो? देखो, ऑन द होल फ्लड डैमेज द हाउसेज ह्यूमंस सेटलमेंट फ्लड को हम जनरली क्या कर सकते हैं कि रिजर्वायर का जो है, रिजर्वायर का जो वाटर लेवल है उसको हम मैक्सिमम चांस में हम चाहेंगे कि वो कंट्रोल नॉट थ्री फैक्टर्स का लार्ज कैचमेंट एरिया, मतलब कि उसका मैक्सिमम एरिया से वो पानी कैच करता है, जैसे पटना से कैच कर रहा है पानी। अगर लार्ज कैचमेंट एरिया है, प्रोपेंसिटी ऑफ हायर प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी यहाँ हाई हो रहा है। सेकंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट इन द नेपाल। अब नेपाल से जो पानी आता है तो वहाँ पे जो है वो नेपाल में हाई डिस्चार्ज वाटर रहता है, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर आता है वहाँ से। तो वहाँ से जब कोसी नदी के क्षेत्र में हमारा पानी आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो वाटर जो है वो उसका जो वेलोसिटी था बहुत हाई होता है, उसके कारण क्या करता है कि वो इरोजन करते हुए चल रहा है। एंड देखो, जब बारिश होता है तो क्या करता है, द रिवर्स इन बिहार साइड गेट फ्लडेड। थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या है बाढ़ आने का, द रिवर्स आर स्टीपर ग्रेडियंट। एडिंग पहला पॉइंट है लगता है बहुत अभी स्लोप, जिस स्लोप से आया वो क्या क्या कि स्टील का ब्रिज को देखोगे, वीडियो भी रिलीज हुआ, स्टील के ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया वो, ठीक है। वो एक पत्थर जो होता है स्टील के ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, सोचो उसका वेलोसिटी कितना हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहा है तीसरा पॉइंट हमारा रिवर्स ऑफ स्टीपर ग्रेडियंट्स। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है मिएंडरिंग ऑफ द रिवर थ्रू द सॉफ्ट सॉइल ऑफ द प्लेस। ओके, मिएंडरिंग किसको कहते हो? मिएंडरिंग कहता है कि रिवर जो है फ्लो करने के साथ साथ अपना कभी पाथ को चेंज कर ले, ठीक है। मिएंडरिंग इसको कहा जाता है। मिएंडरिंग जैसे कि मान लो कि एक रिवर फ्लो कर रहा है, जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रिवर फ्लो कर रहा है तो अभी क्या होगा कि जैसे कि अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, ये जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या करेगा रिवर, मिएंडर कर जाएगा, मिएंडर कर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मिएंडरिंग इसको कहते हैं। चाहे कभी कभी रिवर इस तरह से रिटर्न होकर कोई दूसरा एरिया में चल जाए, ठीक है, इसको मिएंडरिंग कहते हैं। इसके कारण भी बाढ़ आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है रिवर जो है उसका तो ठीक है, उसका बेड विड्थ हमारा डिफाइंड है, चलो कम से कम होगा तुम्हारा 100 मीटर 200 मीटर तक होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब बारिश के समय अपना वो जो है बेड विड्थ चेंज करते रहता है, उसके कारण मैक्सिमम एरिया कभी देखोगे कि एरिया जो है वेलोसिटी के इतना हाई वेलोसिटी और स्टीपर ग्रेडियंट के कारण क्या होता है कि वो दूसरे एरिया को भी फ्लड के इम्पैक्ट में डाल देता है। एज सच अब मिटिगेशन इसको फ्लड कैसे कर सकते हैं, बिहार में रहकर मिटिगेट कैसे करते हैं, by providing a smooth passage to the flood flow water by desiltating its bed, मतलब कि उसको बालू को खनन करो, ठीक है, बालू खनन होता है ना, वो क्यों किया जाता है, जैसे कि वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है हमारा जो पानी जो है वो अपना कोर्स मेंटेन करता रहता है, बालू जमते रहेगा तो पानी है अपना कोर्स को चेंज कर लेगा। Desiltating is best to avoid inundation and by harvesting inundating water rivers in reservoirs, ponds and rivulets for productive utilization during the scarcity of water resources for irrigation and other benefits. On one hand, maintaining the water table to an extent. On the other hand, to avoid erosion of the banks and backways. Unfortunately, our entire flood-related mitigation and preparedness have been inundated and erosion centric. हमारा हमारा जो तैयारी है वो क्या है, इरोजन सेंट्रिक है कि कैसे हम सॉइल इरोजन से बचा सकें।
और कैसे बाढ़ को डूबने से बचा सके। यूज सम एंड टेक्नोलॉजी टेकन फॉर मेजर डिसिल्टेटिंग प्रोसेस, क्योंकि डिसिल्टेटिंग हम लोग ने मास स्केल पे नहीं कर पाते हैं। डिसिल्टेटिंग मतलब बालू नहीं निकाल पाते, क्योंकि मास स्केल पे नहीं कर पाते क्योंकि इतना ना हाई वेलोसिटी रहता है नदी का पानी का, और फिर इतना ना वो अपने साथ सिल्ट कैरी करके लाता है कि उतना सिल्ट को रिमूव करने में ड्रेजर का जो ड्रेजर्स होता है, ड्रेजर्स का जो मशीन का अप्लाई होता है, वो जो होता है वो हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लगेगा बाल उसको मिट्टी को हटाने में। ठीक है, चलो ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कंस्टिट्यूटेड इन 1976 हो गया। बिहार में कहाँ कहाँ से पानी था, लास्ट क्लास में पढ़े थे। 7 मेजर जोन्स ऑफ रिवर बताए हम, ठीक है। 7 मेजर, घाघरा गंडक जोन है, घाघरा बागमती जोन है, फिर पुनपुन है, सोन जोन है। इस तरह से 7 मेजर हम बताए हुए हैं। 7 मेजर रिवर जोन बिहार में बांटा गया। बिहार इज a landlocked state divided by the river Ganga into the north and south, and further divided into the regional blocks by from the Himalaya and Chota Nagpur plateau and from the 7 river zones detailed earlier। चलो ये हटा। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि पावर प्लांट के लिए इस वाटर के वेलोसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतना ना वेलोसिटी हाई, रिवर में जो फ्लो है वो इतना हाई वेलोसिटी रहता है कि अगर हम वहाँ चाहे तो टरबाइन की हेल्प से वहाँ पावर जनरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ, ठीक है। इसलिए ये एक ड्रॉबैक है, हम जो मैक्सिमम एनर्जी है वाटर के उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखो ये चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट बोल रहा है यूजिंग बेस फ्लो एंड फ्लड फ्लो फॉर द पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर होता है वैसा नदी जहाँ पे ईयरली हर साल मतलब कि सालों साल के हर दिन उसमें पानी रहे, ठीक है। उसको पेरेनियल कहा जाता है, ठीक है। टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय पुटिंग जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ 5 मेगावाट, 10 मेगावाट एंड इवन 20 मेगावाट एज मे बी प्लांट। अब देखो कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसका कुछ कुछ साइड इफेक्ट इसके बारे में दिया हुआ है। जिसकी हम स्टोरिंग वाटर करते हैं तो वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है, फ्लड बाढ़ से तो बचाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है कि सेडिमेंटेशन इज कॉज्ड बाय द स्टोर्ड फ्लड वाटर, ठीक है। और उससे क्या करता है, सेडिमेंटेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी पानी स्टोर करके रखते हैं तो बहता पानी के अंदर वो सेडिमेंट लाता है, वो सेडिमेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो है कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर है, अगर मान लो कि हम कुछ पानी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कैपेसिटी उसका रिड्यूस हो जाता है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर रिड्यूस हो जाता है। सेंटीमीटर चैनल अल्टरेशन करते हैं, मान लो कि नदी के पानी को डाइवर्ट करके हम कह रहे हैं कि वो दूसरा रूट हम कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा रूट करने के कारण क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। वाटर सेट मैनेजमेंट में रिड्यूसेस इसका ये कारण है कि अगर कुछ करते हैं तो उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट भी है, चलो ये तो नहीं देखेंगे। इस तरह से हम जो है सातों दिन के बारे में इम्पोर्टेंट है। कौन सा पेज पे है? ड्रॉट तो हमारा जनरली क्या बोला जाए, इसमें तो ड्रॉट में हम कुछ नहीं कर सकते, वाटर मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा ड्रॉट में। ड्रॉट मेजर्स में जो मिटिगेशन मेजर्स में क्या कर सकते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, इज रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, इज कॉल्ड टू द डेफिशिएंसीज इन सरफेस एंड सबसरफेस वाटर सप्लाई। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है जो ग्राउंड वाटर सप्लाई से उसमें कमी आ जाए। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है कि बारिश कम हो रहा है। एक ऐसे ड्रॉट होता है कि इज कॉल्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इट occurs when the soil moisture and rainfall both are inadequate। सॉइल में नमी भी कम है, और एग्रीकल्चर ड्रॉट मतलब कि ऐसा नमी कम है मिट्टी में और बारिश भी कम हो रहा है। उसके कारण क्या होगा, हमारा जो क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम इरिगेशन में पढ़ते हैं, क्रॉप का जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसको कोर पीरियड कहा जाता है। कोर पीरियड होता है तो वो जो है
कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो क्रॉप का जो है मेल न्यूट्रिशन क्रॉप होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्रॉप का प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है? तो कुछ है नहीं ये। ड्रॉट में क्या कर सकते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट, स्ट्रिप कल्टीवेशन, कवर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब क्या करता है, ये सब पानी को मेंटेन कर देता है, अल्टरनेट क्रॉपिंग। चलो विंड का छोड़ देते हैं, विंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मैन में डिजास्टर क्या बोल रहा है, मैन में डिजास्टर, मैन में डिजास्टर में क्या आ रहा है, मैन में डिजास्टर में ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल एपिडेमिक्स, टेररिज्म, ठीक है, फायर एंड ट्रैफिक आर द most while other are incidents, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स, केमिकल है, इंडस्ट्रियल इंसिडेंट कौन कौन सा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारा एक इंसिडेंट हो गया। क्या कहेगा, टाइपिकल इफेक्ट्स आर मैनेजमेंट का क्या होता है, डिसेबिलिटी होता है, अंधापन हो जाता है, डेफनेस, पैरालिसिस एंड नर्वस डिसऑर्डर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बियर्स द बर्न ऑफ सच इंसिडेंट, ठीक है। एक समझो कि जनरेशन, कम से कम 2-3 जनरेशन तक वहां पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा बॉन्ड लेता है तो वहां पे डिफॉर्म करके बॉन्ड होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, ये तो जनरल सा सेंस है, पॉल्यूटिंग वाटर, एयर, सॉइल, ह्यूमन एंड एनिमल कैजुअलिटीज होता है, स्किन डिसीजेस। मिटिगेशन मेजर्स में किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, चिपली डन इन लेबोरेटरी टेस्ट टू इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, सिमुलेशन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। मान लो कि कोई मैन में डिजास्टर है, कोई अगर ऐसा हार्मफुल गैस है, चाहे हार्मफुल केमिकल है जो हम को लगता है कि खतरा आ सकता है, तो उसको हम लैब में टेस्ट करेंगे, उसका अगर क्या अगर लीक करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मास ऑफ पीपल का इम्पैक्ट करेगा, मास ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करेगा, उसको हम सिमुलेशन करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। कहीं उस तरह का कोई घटना कहीं और घटा है तो वहां से हम सीखते हैं। फैक्टर इमैन में डिजास्टर से कौन कौन फैक्टर है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारा रिस्क रहता है, बीट तुम्हारा ह्यूमंस हुआ, एनिमल्स हुआ, एनवायरमेंट हुआ, ये सब इम्पैक्ट करता है, ठीक है। लैंड, एयर, वाटर गेट पॉल्यूटेड हो गया, द इम्पैक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी लिमिटेड एरिया, कोई भी लिमिटेड एरिया पे नहीं हमारा इम्पैक्ट करता है। और जैसे कि देखो पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसके कारण हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि हमें अब देखोगे तो हॉस्पिटल्स में लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट डिजास्टर का पार्ट नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन बिहार में जो है अमॉन्ग द केमिकल इंडस्ट्रीज, बिहार में बहुत डिजास्टर कॉज हो जाते हैं। बिहार बिगेन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी इज कम्पेरेटिवली लेस प्रोन टू सच डिजास्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स बहुत कम है। जो भी है तुम्हारा थर्मा पावर प्लांट ये तुम्हारा भागलपुर में हो गया, चाहे बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। चलो, एपिडेमिक्स क्या पढ़े हो तो बार बार पढ़ ही रहे। कोई भी अगर आया है एपिडेमिक्स, तुम्हारा स्लम डवेलर्स हो गया, डिजास्टर प्रोन एरिया हो गया, पॉवर्टी का, ये सब रिस्क पे हमारा रहता है, रोड साइड ढाबा हो गया। चलो ये सब थोड़ा चलो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, चैप्टर छोड़ देते हैं।
मैं खुद से लगता है कि पॉइंट्स खोज के पढ़ना पड़ेगा ये पीडीएफ में, ठीक है ना। कुछ कुछ अननेसेसरी पॉइंट्स भी सब दिया हुआ है। चलो ये पढ़ते हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स देख रहे हैं, ठीक है। चलो, डिजास्टर रिस्पॉन्स बोल रहा है, डिजास्टर को कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम हो गया, इमरजेंसी इमरजेंसी सपोर्ट ग्रुप्स एंड स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, ठीक है। डिजास्टर को किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए तो उसके लिए हम अलग अलग लेवल बांटे हुए हैं, ठीक है। जैसे L1 L2 L3 करके लेवल बांटा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। फिगर से ही देख लेंगे तो सही। अब जो क्राइसिस मैनेजमेंट का ये तुम्हारा जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स में किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया, रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना मेंटेन करिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। देखो ऊपर में तो कुछ है नहीं। द 14 इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स आर कम्युनिकेशन हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ शेल्टर, हेल्थ, लाइफ स्टॉक, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ एंड क्लियरेंस। अब कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन में ये चैप्टर में बताया गया कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। सपोर्टिंग डिपार्टमेंट इमरजेंसी फंक्शन हो गया, नॉर्मल टाइम फंक्शन नॉर्मली जो डेली बेसिस पे कौन कौन काम करता है, ठीक है। जैसे कि सपोर्टिंग डिपार्टमेंट डीएसटी हो गया, बीएसएनएल हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, सेटेलाइट फोन हो गया, इमरजेंसी फंक्शन और टू रिस्टोर कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आफ्टर द डिजास्टर। ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर खुद से पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि कौन कौन सा नॉर्मली टाइम क्या करता है कि अर्ली, जैसे सेकंड पार्ट पढ़ो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वॉल्यू वार्निंग सिस्टम है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू में हमारा कौन कौन सा सपोर्टिंग आ जाएगा, होम डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएमपी, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इमरजेंसी फंक्शन इसका क्या काम है सर्च एंड रेस्क्यू में, टू चेक द इवैल्यूएशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को इवैल्यूएट करके देखना, टू टू प्रायोरिटाइज द इवैक्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन वुमेन ओल्ड एज डिसेबल्ड। देखने से समझ में आ रहा है, रिलीफ एंड शेल्टर हो गया। तो रिलीफ एंड शेल्टर में हमारा कौन कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल फ्लड, सिविल एंड एविडेंस डिपार्टमेंट, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन हो गया, एफसी फिक्की हो गया, ठीक है। उस तरह का रिस्पॉन्स, अदर अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हेल्थ एंड सैनिटेशन में हमारा क्या जगह, वॉलेंट्री बॉडीज हो गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेड क्रॉस, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हो गया। उसका क्या फंक्शन, इमरजेंसी फंक्शन, नॉर्मल टाइम फंक्शन क्या है इसका, ठीक है। ये सब जनरल, ये सब जो है मान लो कुछ हेल्थ एंड सैनिटेशन में इमरजेंसी फंक्शन क्या है, इमरजेंसी फंक्शन क्या कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारा स्टॉक प्राइस में है कि नहीं मेडिसिन। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में बहुत सब हुआ कि जो हमें ये जो वायरस का जो टीका दिया जा रहा है वो उसका कमी है कि नहीं है, कमी है कि क्या है, स्टॉक में मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। लाइव स्टॉक फॉर्डर पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज हो गया, वेटनरी कॉलेज हॉस्पिटल हो गया, फॉर्डर सप्लाईज। पीएचईडी क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ, पीएचईडी इमरजेंसी, इसका फुल फॉर्म देख लेना, पीएचईडी का क्या बोला जाता है, ठीक है ना। पावर में देख लो, पावर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब पावर का क्या काम है, पावर का काम क्या है कि हमारा जो टू क्वारीज सब एक ही जैसा पॉइंट है, टू चेक द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइंस, टू ऑर्गेनाइज अल्टरनेट एसी सोर्स, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसी से हर डिपार्टमेंट का कौन कौन सा क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन क्या फंक्शन इमरजेंसी टाइम में उसका क्या है, और ये नॉर्मली टाइम में वो क्या क्या फंक्शन पड़ता है, तो ये जनरल आइडिया खुद से पढ़ना है, ठीक है। कौन सा पेज में है, पेज नंबर 158 में, ठीक है। 158 से के आसपास ही जो है।
डैमेज जैसे कहीं डैमेज हो रहा है तो कौन सा डैमेज, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। ये सब जनरल कंडीशन है। रिलीफ ऑपरेशन में क्या करते हैं, रिलीफ ऑपरेशन में हम लोगों को डिसलोकेट करते हैं, डेथ को आइडेंटिफाई करते हैं, डैमेज के तब हमारी करते हैं, ठीक है। रिलीफ करते हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, किस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे कि ये देखो क्या बोल रहा है, रिलीफ कैंप। तो रिलीफ कैंप में टेंट कैंप्स हो गए, टेंट हाउस में बने पढ़ लो। अब हम जैसे कि ये पढ़ देते हैं, क्या पढ़े, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कंटेनर्स वाटर प्रूफ होना चाहिए, हमारा इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए, रोडेंट प्रूफ होना चाहिए। वेस्ट शुड बी कवरली टाइट इन प्लास्टिक मेटल लीड, प्लास्टिक और मेटालिक लीड। वेस्ट शुड बी इंसिनरेटेड और बर्न, चाहे तो जलाओ चाहे तो ये बरी करो, लैंड फिलिंग कहते हैं जिसको। अब बताओ कि इंसिनरेशन किस वेस्ट का करते हैं, सॉलिड वेस्ट में कौन से वेस्ट का, कौन से वेस्ट को जलाएंगे। अब ग्लास है, कोई सॉलिड वेस्ट में तो मिक्सचर ऑफ आइटम्स रहेगा, तो हम वैसे वेस्ट को इंसिनरेट करते हैं, वैसे वेस्ट को जलाते हैं जिसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा हो, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू से डिसाइड करते हैं। ग्लास, तो ग्लास को हम जला के तो कुछ करेंगे नहीं, उससे क्या करेंगे, उससे जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत हाई होता है, ठीक है। इसलिए क्या, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, और फिर प्लास्टिक को जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि प्लास्टिक में पॉइजनस गैसेस रिलीज होता है, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन स्कीटा है, ह्यूमन स्कीटा को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। और डिस्पोज ऑफ करने के साथ साथ तो क्या करते हैं कि प्रॉपर टॉप कवर हम से कवर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि फ्लाइज और मॉस्किटोज होता है वहां पे, वो इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस ना फैला दे वहां पे। तो ये सब तो देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसी टाइम पास के लिए देखना। चलो ये देख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सेक्शन 4, बिल्ड बैक बेटर। कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गया है अगर इमरजेंसी डिजास्टर के कारण, तो उसको हम किस तरह से बनाया जाए, बैकग्राउंड क्या है, पॉलिसी स्टेटमेंट 11.1, 11.2। 11.1 में बैकग्राउंड बोल रहा है। चलो ये देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है तुम्हें, बिल्ड बैक बेटर में पहले तो सबसे पहले पढ़े कि किस तरह डिजास्टर, यहाँ पे हम टोटल अभी तक क्या पढ़े हैं, अभी तक पढ़े कि क्या क्या हमारा बिहार में किस तरह का डिजास्टर आता है। फिर डिजास्टर का मैपिंग किए हम, डिजास्टर का मैपिंग करने के बाद हम डिजास्टर का मिटिगेशन एंड रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देखें। फिर उसके बाद हम देखें कि कौन कौन सा इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन कौन सा एजेंसी का क्या फंक्शन है वो अभी को देखेगा, उसका इमरजेंसी में क्या काम है और नॉर्मल टाइम में क्या काम है। फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है, ये सब तो देख लिए कि चलो हो गया, अब डिजास्टर आ गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसका रिहेबिलिटेट करते हैं, रिहेबिलिटेट मतलब दोबारा बसना है हमें, ठीक है। Rehabilitation provides best opportunity for integrating disaster prevention and mitigation with the development planning. It is an opportunity to build back better. Rehabilitation क्या करता है हमें, दोबारा अच्छा से बनाओ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, build back better, that is recreating a settlement which is wholesome from individual, family, familial, social and economic point of view. For that, following facts has used to be biased. कौन कौन सा फैक्ट है हमारा, रिहेबिलिटेशन कर रहा है, रिहेबिलिटेशन डीलिंग विद पीपल फिजिकली एंड मेंटली, द प्लेस शैल बी इन द बैक स्टेप और ओल्ड हैबिटेशन पार्टली मोस्टली डैमेज्ड देयरफॉर डेंजरस। रिहेबिलिटेशन इन रिहेबिलिटेशन द फर्स्ट स्टेप इज द कंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेट करना मतलब ये तो क्या बता रहे हैं, बिल्ड बैक बेटर, दोबारा से घर बनाओ। तो कौन सा स्टेप है हमारा, पहला स्टेप बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉसेस हैव टू बी मेड विद द हजार्ड प्रोफाइल ऑफ एन एरिया। अब मान लो कि पहले तो घर बना दिए जैसे तैसे बना दिए, अब जो घर बनाएंगे कौन सा हजार्ड प्रोफाइल है, हजार्ड प्रोफाइल करने के मतलब कौन सी जोन में आता है, जोन 5 है,
earthquake से related कि zone 4 है कि zone 3 है, hazard profile of the area, the need for the target groups in the mind, and on the other hand the minimum requirements for a comfortable living on the other hand. सेकंड हमारा क्या है, बिल्ड क्यों करते हैं, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हमारा जनरेट दोबारा होना चाहिए, ठीक है, अनलेस हैबिटेशन इज विद अ सोर्स पीपल आर बाउंड टू लीव द सेंटर, ऐसा घर बना दे अर्न टू दैट मीन, ठीक है। चलो पॉलिसी स्टेटमेंट बोल रहा है, ओके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, सपोर्ट लोकल बिजनेस, हमारा मान लो कि कोई लोकेलिटी बना रहे तो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेस होना चाहिए, कंजर्व एनर्जी एंड सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, प्रिजर्व ग्रीन स्पेस, जनरेट अवेयरनेस एंड एजुकेशन और सस्टेनेबिलिटी, एडुकेट ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, मान लो कि ओल्ड सिटी है वहाँ पे ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम हमारा नहीं है, तो नया सिटी बना रहे तो मैं एडुकेट ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर कनेक्टिंग द रोड, transport facilities, communication systems such as postal, mobile, telephone services, proximity of social infrastructure, एजुकेशन हेल्थ। बाकी ऐसा नहीं है कि मान लो कि कोई शहर में रह रहे लोग रह रहा है कहीं और स्कूल जा रहे हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर, इतना भी हमारा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको हजार रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ये तो छोड़ ही दें। चलो फॉलोइंग अप्रोचेस फॉर एंड स्टेप्स अंडरलाइंग द लाइवलीहुड perspective shall be taken. Rational and planned growth of agriculture and cottage industries, creation of employment opportunities, a special program for the youth, women and physical handicapped, alternate क्रॉपिंग सिस्टम हमारा होना है। ये सब क्या बता रहे हैं, डिजास्टर आ गया, मान लो कि कोई साइक्लोन आ गया तो हमारा कोई एग्रीकल्चर लॉस होता है या बहुत तरह का लॉस होता है, तो हमको क्या करना है कि हमें इवॉल्व करना है समय के साथ साथ। सोशल फॉरेस्ट्री किसको कहते हैं कि हर कम्युनिटी में छोटा छोटा पार्क्स के द्वारा, छोटा छोटा सोसाइटी के द्वारा, रोड साइड जैसे रोड है तो हाईवे में हम क्या करते हैं पेड़ पौधा लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि पाम ट्रीज हो गया, कोकोनट ट्रीज हो गया, जिसके कारण क्या हमारा तो ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं कर रहा, उसके साथ साथ हमें क्या कर रहा है कि सॉइल को बाइंड करके रख रहा है। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट्री। प्रमोशन ऑफ स्किल लेवर्स टू द ट्रेनिंग, स्किल लेवर्स को प्रमोट करना है। अब ये देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो लास्ट टाइम हमको लगता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अदर स्टेक होल्डर, सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले डिपार्टमेंट हम देखते हैं क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट आउट ऑफ द 44 एजेंसीज इन द स्टेट गवर्नमेंट, 26 डिपार्टमेंट्स आर नेचर ऑफ देयर वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पंचायती राज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, लेबर, पीएचईडी। पीएचईडी क्या होता है, पब्लिक हेल्थ सबके, इसका फुल फॉर्म देख ही लेते हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीएचईडी इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सब हम देख रहे हैं। अब सरकार कौन कौन सा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी, तो डिपार्टमेंट देख लिया, सोशल वेलफेयर हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, रोटेट नहीं हो रहा, एटॉमिक एनर्जी हो गया, डीआई हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये सब देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया। चलो इतना देखने से कोई फायदा है नहीं, अब ये छोड़ लाइन दीजिए। पढ़ो। इन स्टेट
हाँ बस 2 मिनट। ये तो हमको लगता है छोटा सा टॉपिक है। कहाँ गया? ये हम टोटल डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम बस जनरल जो गाइडलाइंस ऊपर में हम देख लेते हैं, ठीक है। बस छोटा सा ये पैराग्राफ पढ़ो। इन द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड दिस डिपार्टमेंट्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ अ mere provider to a doer, प्रोवाइडर एंड फैसिलिटेटर। अब डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का काम क्या है? काम करो, प्रोवाइड, डूअर, प्रोवाइडर एंड फैसिलिटेटर, किसी को फैसिलिटेटर। दिस हैज बीन नेसेसिटेड बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड institutions to work on a disaster management and to share most of their workload at the formulation। अब कोई भी काम कर रहे हो तो फॉर्मुलेशन हो गया, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम इतना ही सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग हम कर दें, इतना ही अच्छा से प्लानिंग कर दें, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें एक्चुअल साइट पे, चाहे एक्चुअल लोकल में, लोकेलिटी में, तो वहां पे है हमारा जो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। अब मान लो कहीं बाढ़ आया, तो बाढ़ आया तो हम ये नहीं खोजेंगे कि अब हम नाव बना रहे हैं फिर बाढ़ को अथी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतना इक्विपमेंट रहना चाहिए, इसकी लाइट बोट्स होना चाहिए, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट का जनरल रोल क्या है हमारे पास? हर डिपार्टमेंट the roles and responsibility of the cell are to deal with the management related issues in the department, to participate on behalf of the disaster management related work, to work out the annual disaster management related program, to incorporate disaster management related input, ठीक है। वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? कंप्यूटर सेट होना चाहिए, फैक्स मशीन हो गया, फोटो कॉपी, एलसीडी, ये सब छोड़ो, हटाओ, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। देख लेते, ये खत्म ही हो गया, ठीक है ना। तो अब हम, हमको लगता है कि जस्ट वेट, क्या बोल रहा है? नहीं, खुद से भी देख सकते हैं फ्लड के बारे में क्या है, फ्लड में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है। फायर है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर करके ये, ठीक है, डिपार्टमेंट। ट्रैफिक एक्सीडेंट में रोड हो गया, बोट हो गया। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो कौन कौन सा डिजास्टर है? तो सीलिंग ऑफ द एरिया को सील कर दो। किस तरह से सील करोगे? तो सबसे पहले तो एरिया को सील करने का मतलब है कि वहां से लोगों को जल्दी से निकाल दो। इवैक्यूएशन ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, स्पॉट सर्विसेज टू बी, सर्विस टू बी टू द इंजर्ड, ठीक है। कोई भी इंजर्ड है तो वहाँ पे स्पॉट सर्विसेज करो, सर्विसेज पहुंचाओ। देख लेते, कुछ अगर होगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे हम क्लास। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हटाओ, इसे डिपार्टमेंटल इतना पढ़ना है नहीं। और कुछ तुमको नहीं लगता बचा है इसमें? तो अभी हम क्या पढ़े? टोटल हम पढ़े हैं क्या अभी? अभी हम पढ़े कि बिहार में इंडस्ट्रीज होता है, अर्थक्वेक का क्या डिजास्टर, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इसमें हम देख लिए मिटिगेशन मेजर्स किस तरह से करते हैं। मिटिगेशन मतलब अर्थक्वेक को क्या कम करना है, ठीक है। चलो, ये तो देख ही लिए, अब अच्छा नहीं, इतना नहीं पढ़ेंगे। इस तरह से हमको लगता है कि जनरल आइडिया हो गया हमारा फ्लड के बारे में, बिहार डिजास्टर रिलेटेड, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। लगता है कि खत्म ही है।
चलो तब ये तो नेक्स्ट क्लास में अगर इसका मुझे लगता है 2-3 क्लास और चलेगा, फिर क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म। टैगिंग फ्लैगिंग, जस्ट वेट। रेड टैग हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, ग्रीन टैग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सेकंड प्रायोरिटी येलो टैग हो गया, टिपिंग हॉस्पिटल एंड मेजर इंजरीज। ब्लैक टैग हो गया, कोई भी मर गया तो वहाँ पे ब्लैक टैग लगाते हैं। चलो ये तो हमको लगता है ये टॉपिक ओवर ही है। और तो चलो देख लेते हैं, अगर कुछ बचेगा तो इसमें पीडीएफ दोबारा बार बार नहीं लिखना है। बार बार तो वही रिपीट कर रहा है। ये देख लो, हेलो, ये देख लो कि क्या बोल रहा है ये तुम्हारा। डूज एंड डोंट्स फॉर द कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के डिजास्टर में। अर्थक्वेक हो गया, ये डूज है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरह से हम देख लेंगे क्या फ्लड के बारे में, क्या करना है फ्लड के टाइम। फ्लड के टाइम हमारा क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को स्विच कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। साइक्लोन हो गया, ठीक है ना। तो क्लास हमको लगता है कि कर देते हैं, वेट करो अटेंडेंस ले लेते हैं, क्लास वर्क कर देते हैं, ठीक है। चलो तो क्लास ओवर है, ठीक है, थैंक्स।